हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। आज के वीडियो में हम DSSB इंग्लिश सेट नंबर 8 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि DSSB के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे PRT, TGT, PGT, LDC, लेखपाल, जूनियर क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, हेड कांस्टेबल, फायर ऑपरेटर और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम DSSB लेता है तो इन सभी के लिए यूज़फुल है ये। तो कल हमने 187 तक डिस्कस कर लिए थे, जिसका आंसर आपको पता लग गया होगा। मे आई नो हु की जगह क्या आता था? हुम। मे आई नो हुम यू वांट टू सी। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किससे मिलना चाहते हो? तो मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, हुम यू वांट टू सी, कि तुम किससे मिलना चाहते हो या किससे मिलना चाहते हो। तो मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, हुम यू वांट टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ हु की जगह हुम का यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ हु जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, लेकिन हुम का यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हुम यूज़ हो रहा है, क्योंकि तुम किसे देखना चाहते हो। तो मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट तो आई है, लेकिन तुम किसे देखना चाहते हो तो यहाँ किसे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के लिए हुम का यूज़ किया है, हुम यू वांट टू सी। और आप यहाँ इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं नीचे। नेक्स्ट है 188th क्वेश्चन, जिसमें अगेन आपको एरर देखनी होगी। आई गोइंग देयर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन। आई गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन, और मेरे वहाँ जाने से सिचुएशन जो है उसका समाधान नहीं होगा, सिचुएशन को हेल्प नहीं मिलेगी। आई गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन, ये सिचुएशन को हेल्प करने जैसा नहीं है। तो आई गोइंग देयर और आई के साथ आपको पता है यहाँ एम का यूज़ होगा। आई नो यहाँ थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट ये रियलिटी है, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। तो वैसे तो अगर नॉर्मल सेंटेंस है जैसे आई एम गोइंग देयर, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, कोई अजीब सा नहीं लग रहा है आपको, आई के साथ एम का यूज़ हमने कर दिया है। बट इस सिचुएशन में आई गोइंग देयर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन, ये गलत है, क्योंकि आई के अकॉर्डिंगली यहाँ हम एम का यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ नहीं आएगा। तो आई गोइंग देयर एम नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन, मतलब मेरे वहाँ जाने से सिचुएशन को कोई हेल्प नहीं होगी। सिचुएशन मतलब वहाँ की परिस्थिति में कोई मदद नहीं मिलेगी। तो आई गोइंग देयर एम नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन। तो यहाँ आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में एरर है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो आई इज़ की जगह आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम का यूज़ होगा। नेक्स्ट 189th क्वेश्चन, जो ईडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ देखना है हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड का यहाँ 4 मीनिंग दी गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो अर्थ होगा, मीनिंग होगा, वो क्या होगा? हार्ड प्रेस्ड। तो ये एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैन, या इन डिफ़िकल्टीज़, या पनिश्ड, या सरप्राइज्ड। तो हार्ड प्रेस्ड मतलब जब हार्ड प्रेस्ड, जब इन डिफ़िकल्टी, जब हम कठिनाई में होते हैं तब कहते हैं हम हार्ड प्रेस्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हार्ड प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी और डिस्ट्रेस। तंगी में जब होते हैं तो उसको कहते हैं हार्ड प्रेस्ड। तो हार्ड प्रेस्ड एक ईडियम है और जिसका अर्थ होता है तंगी में, यानी कि इन डिफ़िकल्टीज़। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगेन आपको टू पुल स्ट्रिंग्स एक ईडियम है जिसका अर्थ बताना होगा। तो टू पुल स्ट्रिंग्स, रस्सी, स्ट्रिंग मतलब होती है रस्सी और पुल मतलब खींचना, तो रस्सी को खींचना। टू पुल स्ट्रिंग, इसका अर्थ क्या होता है? टू स्टार्ट समथिंग, टू किल समवन, टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, या टू प्रिवेंट समवन। तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। टू पुल स्ट्रिंग्स मतलब टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, छुपे हुए प्रभाव को एक्सर्ट बाहर निकालना। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। टू पुल स्ट्रिंग्स जिसका अर्थ होता है टू यूज़ द पावर और इन्फ्लुएंस वन हैज़ ओवर अदर्स, मतलब उस पावर का यूज़ करना या इन्फ्लुएंस प्रभाव का यूज़ करना वन हैज़ जो किसी के पास होता है, ओवर अदर्स किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। तो इसका मतलब होता है टू पुल स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट 191th क्वेश्चन, जिसमें स्वान सॉन्ग, अगेन आपसे ईडियम का अर्थ पूछा है यहाँ। तो स्वान सॉन्ग क्या होता है? स्वान सॉन्ग जब किसी पोएट का या किसी व्यक्ति का लास्ट वर्क होता है मरने से पहले, तो उसको कहते हैं स्वान सॉन्ग। तो जैसे हंस यहाँ मरने से पहले गाना गाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ अंदाज़ा लगाना है। स्वान सॉन्ग मतलब
लास्ट ग्रेट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर हिज डेथ। आर्टिस्ट की मौत से पहले उसका लास्ट वर्क, कोई भी लास्ट जो काम करता है वो, तो उसको कहते हैं स्वान सॉन्ग। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है ए फाइनल परफॉर्मेंस। अगर कोई पोइट मर गया है और मरने से पहले उसने कोई भी कृति लिखी है या कोई भी राइटिंग वर्क किया है तो उस वर्क को स्वान सॉन्ग कहेंगे, क्योंकि वो लास्ट वर्क है उस पोइट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 192 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है गिव अ रैप ऑन द नकल्स। तो गिव अ रैप ऑन द नकल्स, इसका अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पनिश, चेस्टाइज, प्ले द ड्रम्स या कंडेम। तो पनिश मतलब क्या होता है? दंड देना। चेस्टाइज मतलब डांटना फटकारना। प्ले द ड्रम्स, ड्रम को बजाना। और कंडेम मतलब कंडेम का मतलब होता है किसी की बुराई करना। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गिव ए रैप ऑन द नकल्स। तो गिव ए रैप ऑन द नकल्स का अर्थ होता है किसी को डांटना फटकारना। तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चेस्टाइज। यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। गिव अ रैप ऑन द नकल्स, इसका मतलब क्या होता है? लिटरली टू स्मैक समवन स्पेशली अ चाइल्ड ऑन द नकल्स एज अ पनिशमेंट फॉर हिज मिसबिहेवियर, यानी कि बच्चे को डांटना या फटकारना। तो दंड देना, फटकारना, ये सब चेस्टाइज का मतलब होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गिव अ रैप ऑन द नकल्स, इसका मतलब होता है चेस्टाइज, डांटना या फटकारना। नेक्स्ट है 193 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है वन वर्ड। आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए आपको सूटेबल वन वर्ड देखना होगा। तो अ मेडिसिन टेकन इंटरनली टू रिलीव पेन। तो पेन, दर्द से राहत दिलाने वाली मेडिसिन क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होती है? ऐसी औषधि जो दर्द से राहत दिलाती है, तो उसको कहते हैं एनाल्जेसिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा। एनाल्जेसिक ऑफ ए ड्रग एक्टिंग टू रिलीव पेन, मतलब दर्द निवारक जो औषधि होती है उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। नेक्स्ट 194 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है बर्ड्स ऑफ सेम स्पेसीज फ्लाइंग टुगेदर। मतलब समान जाति की जब बर्ड्स होती हैं तो वो एक साथ उड़ती हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? तो उसको ग्रुप कहते हैं, काइट कहते हैं, हर्ड कहते हैं या फ्लॉक कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड फ्लॉक। जब बर्ड्स सेम स्पेसीज की एक जगह उड़ रही होती हैं तो हम उससे फ्लॉक कहते हैं। या इसका आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 195, तो इसमें भी आपको वन वर्ड देखना होगा। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड मानवता से हेट करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिमिनल, फिलेंथ्रोप, टायरेंट या माइसेंथ्रोप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। माइसेंथ्रोप मतलब होता है MISANTHROP। माइसेंथ्रोप मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ से इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। तो इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में मानव द्वेषी। वन ए पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट 196 क्वेश्चन, वन हु ड्रॉज मैप्स, जो मैप ड्रॉ करता है उसको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो वन हु ड्रॉ मैप्स, तो ऐसे व्यक्ति को कार्टोग्राफर, जो नक्शे बनाता है तो उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर 197 से 200 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे तो इसमें अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ अंडरलाइन। तो एक में अंडरलाइन किया गया है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द वन विच when substituted in place of the underline part can improve the sentence। मतलब अंडरलाइन पार्ट के बदले आपको सुइटेबल वर्ड छांटना होगा और जो उसको सबसे अच्छा रिप्लेस करे और सेंटेंस को सुधार सके। नेक्स्ट जो सेंटेंस है 197 क्वेश्चन, जिसमें आपको अंडरलाइन वर्ड के स्थान पर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को छांटना होगा जो इसको सबसे बेस्ट तरीके से रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ से देखना होगा, नॉट टिल ही गॉट हिम ही डिड रियलाइज दैट हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ देखते ही समझ जाना है नॉट टिल जब भी ये वर्ड दिखाई दे तो हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। हम ही डिड नहीं करेंगे, डिड ही का यूज़ करेंगे। डिड ही रियलाइज,
रियलाइज़। तो रियलाइज़ में मतलब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ डी लगा होता है अक्सर, तो डी को काट देना आपको, रियलाइज़ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो एरर में ये भी पूछ सकते हैं, डिड ही रियलाइज लिख देते हैं, तो डिड ही रियलाइज़ यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डी नहीं होगा, डिड ही रियलाइज़। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डिड ही रियलाइज़ यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नॉट टिल एक वर्ड ये होता है, एक वर्ड होता है एज सुन एज, जैसे वर्ड होता है एज सुन एज, तो एज सुन एज को हम जब नेगेटिव में बनाते हैं एज सुन एज को, तो एज सुन एज मतलब करना, एज सुन एज को जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो वो वर्ड हो जाता है नो सूनर। तो नो सूनर, SOONER, नो सूनर। नो सूनर के बाद भी जब भी कोई सेंटेंस आता है तो वो भी इन्वर्जन में आता है। तो आपको ये चीज़, दो चीज़ ध्यान में रखनी है, नॉट टिल, एक तो ये वर्ड है नॉट टिल और एक है नो सूनर, दोनों नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं। नो सूनर के बाद भी हमेशा सेंटेंस इन्वर्जन यानी कि डिड से शुरू होता है। नो सूनर डिड वी गो आउट, इस तरह का अगर सेंटेंस शुरू होगा तो नो सूनर के बाद डिड से शुरू होता है, नो सूनर डिड वी गो आउट, या तो इस तरह होगा, या फिर अगर नो सूनर के बाद शुरू होगा नो सूनर हैड ही, हैड ही गो आउट, ही फिर आगे जो भी सेंटेंस है वो होगा। तो नो सूनर के बाद हमेशा आप ये नोट डाउन कर लेना, नो सूनर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय इन्वर्जन, दैट इज़ हैड ही या डिड ही, इस तरह का यूज़ होगा। नो सूनर हमेशा डिड ही या हैड ही इस तरह के इन्वर्जन से फॉलो होता है। तो नो सूनर के बाद हमेशा हैड ही आएगा तो सही होगा, या डिड ही आएगा तो सही होगा। इसी तरह यहाँ नॉट टिल, ये भी एक वर्ड ऐसा है, नॉट टिल दिमाग में डाल लेना। तो इसके बाद भी हमेशा जो भी वर्ड आएगा, सेंटेंस आएगा, तो उसमें डिड ही का यूज़ होगा, ना कि ही डिड रियलाइज़। अगर यहाँ ही हैड होता तो यहाँ हैड ही आता, हैड ही, इसको इन्वर्जन कहते हैं, हैड ही रियलाइज़। ओके, तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। दिए गए वाक्य में नॉट टिल का प्रयोग हुआ है और नॉट टिल के साथ आपको पता ही है ही डिड रियलाइज़ के स्थान पर इन्वर्जन डिड ही रियलाइज़ का यूज़ होगा। इसी तरह नो सूनर के बाद हमेशा डिड का यूज़ होता है, ना कि ही का यूज़, यानी कि सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है। डिड ही रियलाइज़ इसको कहते हैं इन्वर्जन का यूज़ होता है। नो सूनर और नॉट टिल, दो वर्ड ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 198 है, जिसमें ही इज़ सो अनपॉपुलर बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ड्राइंग स्वॉर्ड विद अदर्स एट द स्लाइटेस्ट प्रीटेक्स्ट। तो यहाँ अगर आपको ये चीज़ आती होगी, आपने ड्राइंग स्वॉर्ड्स तो कुछ नहीं होता है, एक ईडियम होता है, ही इज़ सो अनपॉपुलर, वह इतना ज़्यादा कुख्यात है कि ही इज़ ऑलवेज ड्राइंग स्वॉर्ड्स के स्थान पर क्या आएगा, क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स विद अदर्स एट द स्लाइटेस्ट प्रीटेक्स्ट, मतलब छोटी सी छोटी बात पर, स्लाइटेस्ट प्रीटेक्स्ट मतलब बहुत तुच्छ सी बात पर भी वो हमेशा दूसरों से क्या करता है, अदर्स लोगों से ड्राइंग स्वॉर्ड्स नहीं होता, क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स मतलब लड़ने लगता है, बहसबाजी करने लगता है। तो यहाँ क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स ये एक ईडियम होता है, क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स मतलब तलवारबाजी करना तो कहते हैं ना, तो उसको कहते हैं क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स। तो ये एक ईडियम होता है। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि ड्राइंग स्वॉर्ड्स कुछ नहीं होता है, क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स होता है। क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स एक ईडियम होता है जिसका अर्थ होता है हैव एन आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट, मतलब हमेशा लड़ाई करना या बहसबाजी करना, उसको कहते हैं क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स। तो वो इतना कुख्यात है कि वह हमेशा छोटी सी छोटी बात पर भी क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स लोगों से बहसबाजी करने लगता है या लड़ाई लड़ने लगता है। नेक्स्ट है 199th क्वेश्चन, जिसमें अगेन दे हैव इन्वाइटेड आई एंड माई फ्रेंड टू द पिकनिक पार्टी। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, जैसे आई एंड माई फ्रेंड, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो हम 231 का क्रम यूज़ करते हैं। 231 में सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन क्या होता है यू, फिर थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है, और फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ दो सेकंड पर्सन यू होता है, फर्स्ट पर्सन आई वी होता है। 231 के क्रम में सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, आगे शी, दे, और इसके अलावा जितने भी बचे वो सारे थर्ड पर्सन हो जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं
आई एंड माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड क्या है थर्ड पर्सन, और आई और वी क्या होता है फर्स्ट पर्सन। तो 231 के क्रम के अकॉर्डिंग हमें पहले 3 आएगा और बाद में 1 लगाना है। तो ये इसका क्रम क्या होगा, दे हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू द पिकनिक पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड मी, मतलब उन्होंने इनवाइट किया मेरे फ्रेंड को और मुझे टू द पिकनिक पार्टी। तो 231 का जो रूल है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। दिए गए वाक्य में आई एंड माई फ्रेंड के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस माई फ्रेंड एंड मी आएगा। नियम के हिसाब से थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आता है, जैसे कि 231 का जो रूल कहता है, पहले सेकंड फिर थर्ड फिर लास्ट में फाइनली फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन ये है माई फ्रेंड, और आई और वी क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, और यू होता है सेकंड पर्सन। तो 231 के क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पहले 3 आता है, बाद में फर्स्ट आता है। लास्ट 200 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने देख ही लिया होगा इसका आंसर, ही इज़ इल ऑफ मलेरिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है हमेशा, इल जो वर्ड होता है उसके साथ प्रीपोजिशन, इल के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज़ किया जाता है। ही इज़ इल विद मलेरिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और एक और सेंटेंस आता है, अगर यहाँ इल की जगह डाइड लिखा होता, ही इज़ डाइड, DIED डाइड डैश कैंसर, वह कैंसर से मर गया, CANCER कैंसर। यहाँ तो इल है, इल के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, विद, इल विद मलेरिया, ओके। लेकिन डाइड आया तो आपको विद का यूज़ नहीं करना होता, ही इज़ डाइड ऑफ, तो डाई के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ करना है। ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर के कारण मर गया, कैंसर से मर गया, तो ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर। और अगर इल आए तो विद लगाना है आपको, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, जिसके बाद हमने फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब, जैसे इल है, इल वर्ड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन विद का ही यूज़ होता है, ऐसे ही डाइड के साथ ऑफ का यूज़ होता है, ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर। तो यहाँ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।